तो जब भी लिख कर आना है हमें प्रॉपरली बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिखना है, बीपीटी नहीं लिखना शॉर्ट फॉर्म में, द फर्स्ट थिंग। और इसकी स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट क्या है बोलो? इन अ ट्रायंगल if a line is drawn parallel to any one side to intersect, एक सिंगल सी लाइन याद करनी है हमें, मैथ्स में हम और कुछ याद नहीं करते हैं, ठीक है? तो प्रॉपर इसको ऐसे ही रट्टा मारना है। एनी वन साइड टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स in distinct points, then it divides the other two sides in the same ratio. क्लियर हो गया? तो दिस इज द डेफिनेशन, क्योंकि ये आता है स्टेट एंड प्रूव। अगर 5 मार्क्स में आएगा ना तो स्टेटमेंट भी 1 मार्क के लिए होगी। तो स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसके बाद हमें ड्रॉ करना है इसका डायग्राम। तो अब तक तो हमें याद हो चुका है कि हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, एबीसी डीई पैरेलल टू बीसी। तो गिवन होगा triangle ABC in which DE is parallel to BC. To prove AD upon BD is equal to AE upon EC. आज ना ये थ्योरम करवाने के बाद आफ्टर दिस आपकी पाइथागोरस थ्योरम का जो एक प्रूफ जो मे भी पेपर्स में आ सकता है वो करवाऊंगी मैं आपको, ठीक है? ट्रायंगल्स में जो हम सिमिलैरिटी राइट एंगल ट्रायंगल में लेते हैं, आफ्टर दिस विल डू दैट वन। फिर करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होती है? हाँ, फ्रॉम डी ड्रॉ, करो ड्रॉ। फ्रॉम डी एंड ई ड्रॉ परपेंडिकुलर। डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टू, सो कंस्ट्रक्ट डीएन परपेंडिकुलर टू एसी एंड ई एन। और क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन है तो हम इसको डॉटेड लाइन में शो करेंगे, ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है? अब ना जब भी आपको ज्योमेट्री याद करनी है ना तो उसके पॉइंट्स याद करने हैं कि हमने कैसे कैसे किन किन स्टेप्स में उन्हें इक्वल प्रूव किया है, या जो भी प्रूव किया तो क्या स्टेप्स लगाए हैं। तो थ्योरम के लिए भी जो हम प्रूव कर रहे हैं वील रिमेंबर द स्टेप्स, ठीक है? तो सबसे पहले जो मैंने आपको कहा था कि इसमें प्रूव करना है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मैंने लिखा वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल का एरिया लेंगे जो छोटा सा बना हुआ है एडीई। इसका एरिया होगा हाफ इंटू, इफ आई टेक एडी उसको मल्टीप्लाई करेंगे ईएन से, और ऐसे ही दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, ऐसे ही लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। दूसरा इसका क्या प्रूफ है? हाफ इंटू, देखो ना हमने एडी लिया न्यूमरेटर का एक पार्ट, दूसरा क्या हो जाएगा एई, और मल्टीप्लाई होगा ये डी एम के साथ, ठीक है? परपेंडिकुलर हमने जहां पे परपेंडिकुलर का फुट है वो बेस होता है, जहां से स्टार्ट हुआ वो अलग है, लेकिन जहां पर फुट होता है तो वो बेस लेते हैं, उसको कॉरेस्पॉन्डिंग बेस या कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट बनाते हैं। ठीक हो गया इतना? अब देखो हमने ये तो ले लिया, अब मुझे बीडी लेकर आना है फिगर में, है ना? करना यूज हमें वही है। तो यहां पर अगर मुझे बीडी लेकर आना है तो एक इसमें मैं और लिखूंगी, जॉइन
BE एंड CD, BE को और CD को हमने ज्वाइन कर लिया। और क्योंकि अगेन दिस इज कंस्ट्रक्शन, तो इसमें भी डॉटेड लाइन शो करनी है हमें। समझ में आ गया ये? परपेंडिकुलर हमारे यही रहे और किसी तरह से मैं BD लेकर आ जाऊं और EC लेकर आ जाऊं, तो मैं जो ट्रायंगल ले रही हूँ वो कौन सा होगा? ट्रायंगल BDE। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बेस हो जाएगा इसमें BD, और हाइट क्या हो जाएगी जो E से स्टार्ट हुई है? EN। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा होगा दूसरा? BDE ले लिया, अब कौन सा होगा? CDE। CDE में EC भी आ जाएगा और D से हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू हाफ इंटू EC इंटू DM। समझ में आ गया? अब मैंने क्या किया था, दोनों एरियाज को साइड बाय साइड रख लिया, तो अब इनको 1 2 3 4 भी कह सकते हो, है ना, फ्रॉम 1 2 3 4। या फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को कर लिया, अब आपने इसको इक्वेट कर लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EN अपॉन हाफ इंटू BD अपॉन इंटू EN। ऐसे ही अब इसमें भी लिख दिया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। बेसिकली मैंने क्या किया, अगर AE लिया तो साथ में EC लिखा, AD लिखा है तो साथ में BD लिख लिया। ट्रायंगल CDE ये आ जाएगा हाफ इंटू AE इंटू DM। साथ साथ इसे लिख लो, चाहे इसको 10 बार लिखा हो, पर फिर भी। हेलो बच्चे, हाफ कट कर दिया, DM कट हो गया, EN और ये हाफ। ठीक है, अब ये सॉल्व करने के बाद ना, क्योंकि देखो इसमें मार्क्स मिल रहे हैं करने के, है ना, जिसके लिए हम सब काम कर रहे हैं, तो इसको दोबारा से नीटली लिख लो। एंड व्हाई आई वांट यू टू राइट यहाँ पर भी, सो दैट स्पीड बने, AD अपॉन BD, और ऐसे ही एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इसको अब नंबर 1 ले लिया, इसको अब नंबर 2 ले लिया। दोनों के न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स अलग अलग है। 4 फ्रैक्शंस है ना हमारे पास, 4 फ्रैक्शंस में इन दोनों को तो हमें प्रूव ही करना है, ये तो हमारे पास आ गया, है ना। तो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों फ्रैक्शंस को इफ आई सी, I can see the numerators are same, but the denominators are different. समझ में आ गया? प्लस ज्योमेट्री में if I say AD is equal to, let me say some other number CD, तो इसका मतलब क्या होता है? वैल्यूज क्या होती है लाइन से? अगर AD है क्या, जैसे AD अगर ज्योमेट्री में लिख रहे हैं तो AD होती क्या है? कोई भी दो पॉइंट्स उनको ज्वाइन कर रही है, क्या होता है वो? लाइन सेगमेंट। मैं कह रहे दो लाइन सेगमेंट्स इक्वल हैं, दो लाइन सेगमेंट्स के इक्वल होने का मतलब क्या है? दो लाइन सेगमेंट्स इक्वल कब होंगी? जब उनकी लेंथ सेम होगी। समझ में आया? तो ज्योमेट्री में ना आपको सब कहेंगे AD इक्वल टू CD, लेकिन उसको विजुलाइज कैसे करते हैं कि दोनों की लेंथ सेम है। ऐसे ही मैं ये कह रही हूँ कि इनकी फ्रैक्शंस, मुझे इन दोनों की फ्रैक्शंस को सेम करना है, तो आई शुड हैव डन द राइट हैंड साइड आल्सो सेम। तो मैं अब इन दोनों को कैसे इक्वल प्रूव करूंगी? तो हमारे पास ना एक रूल होता था 9th में, आपने ये चैप्टर स्किप किया हुआ है, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस and between same parallel lines. Same base between same parallel lines have equal areas. कि जो ट्रायंगल सेम बेस पर ड्रॉ किया जाए और पैरेलल लाइंस के बीच में हो, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो, तो उनके एरियाज भी सेम होते हैं, क्योंकि बेस सेम हो गया। पैरेलल लाइंस का मतलब है उनकी हाइट हमेशा सेम रहेगी, तो बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, न्यूमेरिक वैल्यू हमेशा उनकी सेम होगी एरिया की। समझ में आ गया? तो ऐसे ही फिर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, क्योंकि दे आर ऑन सेम बेस। ऑन बेस कौन सा है इनका? DE,
एंड पैरेलल लाइंस तो देखो हमारे पास वही है, DE एंड BC। ठीक है कि देखो ये दोनों सेम बेस है, इनका बेस ये सेम है और पैरेलल लाइंस भी सेम है, दोनों के बेसिस को हमने सेम लिया है। समझ में आ गया? तो यहां से ना, मतलब जब आपने ये लिखा है 1 2 लिखा है ना, जहां पर जो ये एरियाज इक्वल की है, इसे 3 लिख देंगे और फिर लिख देंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे फर्दर हमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, रट्टा मारा होगा यहाँ तक, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और इसलिए लिख देंगे हेंस प्रूफ। समझ में आ गया इतना? अब एक होता है बीपीटी और एक होता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का प्रूफ नहीं है, लेकिन इसे हमें यूज कहाँ करना है। ठीक है, आपके ना ये असर्शन रीजनिंग में बिग टाइम आएगा, याद रखना। अगर आ गया तो उसमें मैक्सिमम बच्चों ने ना, मतलब अगर 50% जनता लगाए तो वो गलत करके आएगी। ठीक है, बीपीटी का मतलब है लाइंस पैरेलल है और हमें रेशियो सेम दी हुई है। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखती हूँ, असर्शन में आपके पास लिखा जाएगा, एक ट्राइंगल दे दिया और फिर लिख दिया ऐसे DE है ना। तो अब उसने कहा कि AD अपॉन BD लेट मी से इज 2:3 और AE अपॉन EC इज इक्वल टू 4/6। नाउ सिंस AD upon BD is equal to AE upon EC, therefore DE is parallel to BC. True or false? True. ये है assertion। अब मैं रीजनिंग क्या लिख रही हूँ, रीजनिंग ध्यान से लिखना। In a triangle, if a line is drawn parallel to any one side of triangle to intersect the other two sides in the same ratio, in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. ठीक है, assertion रीजनिंग ट्रू है कि नहीं है? रीजनिंग भी ट्रू है। अब इसमें आंसर क्या मार्क करोगे? assertion ट्रू है, रीजनिंग भी ट्रू है, आंसर क्या मार्क करोगे? बी या ए या बी? वाई बी? एक्सप्लेन इसलिए नहीं करी क्योंकि यहाँ पर हमें रीजन क्या चाहिए था, कन्वर्स का। हमें बीपीटी कहती है कि लाइंस पैरेलल गिवन है, रेशियो सेम है, लेकिन कन्वर्स क्या कहती है कि अगर रेशियो सेम है तो लाइंस पैरेलल है। तो इसने लाइंस को पैरेलल किया है, तो यहाँ पर हमें रीजनिंग चाहिए कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो इस चीज का ध्यान रखना। आपके अगर प्रूफ में कहीं ना कहीं प्रूफ में अगर आता है, आप लिख देते हो बीपीटी लिख देते हो, वहां पे बीपीटी मत लिखना। कोई सन की टीचर हुआ जो ध्यान देता है इन छोटी सी चीजों पर, ऑब्वियसली रसम रीजनिंग में तो होगा ही। ठीक है ना, तो समटाइम्स द टीचर्स डोंट लेट इट पास। बोर्ड में नंबर मिल गए हो, अब तक मिले हो, मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि अब तक हो गया था ना, नंबर मिल गए थे हमें स्कूल में, टीचर ने चेक किया नंबर मिल गए, बेटा मिल गए। पर कभी किसी का दिमाग खटकने को टाइम नहीं लगता है ना, वो बैठा हो कि नहीं किसी ने पहले लिख दिया और तुमसे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, उसने कहा उसने लिखा है इसके नंबर काट लो, तो इट डजंट मेक सेंस। ठीक है, तो जो सही है वही लिख कर आना। अब आते हैं इसके बाद, इसमें सिर्फ हमारे पास पूरे चैप्टर में एक ही थ्योरम है और इसके चांसेस ज्यादा है 5 नंबर में आने के। ठीक है, और उसके बाद प्रूव दैट √3 √4 √5 इरेशनल, उसके पूरे चांसेस हैं। फिर होता है 2⁻n कैन नॉट एंड विद अ 0, इसके चांसेस हैं। देन प्रूव दैट दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, सेट्स आते हैं, किसी में आ जाएगा 2⁻n इज अ कंपोजिट नंबर, किसी में 2⁻n कैन नॉट एंड विद 0, एक ये मार्क्स आएगा 2 मार्क्स में। अगर किसी में ये आ गया एक सेट में तो किसी में ये आ जाएगा। समझ में आ गया? ये दो चीजें याद रखनी है। अब जो नेक्स्ट मैं चीज करवा रही हूँ इसे हम बोलते थे प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बट समहाउ आई फील कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, या इसमें कुछ और ही प्रूफ करने को कह सकते हैं, बिकॉज ये है बेसिक वो सिमिलैरिटी का ही। देन अदर थिंग दैट वी नीड टू सी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, क्वेश्चन बीपीटी का है या सिमिलैरिटी का है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड सिमिलैरिटी, इस चीज को भी बिल्कुल अच्छे से समझ कर जाओ। डिफरेंस बिटवीन बीपीटी एंड सिमिलैरिटी, दोनों में फर्क क्या है। सिमिलैरिटी में ट्रायंगल सिमिलर हुए हैं, बीपीटी में सिर्फ एक ट्रायंगल की बात होती है, सिमिलैरिटी में हम 2 ट्रायंगल्स की बात करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। अगर एमसीक्यू है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने जैसे मर्जी से सॉल्व करके आंसर सही निकाल दिया और निकाल भी लोगे।
बट व्हेन इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन और इवन 1 मार्क क्वेश्चन ना, यहाँ पे ये चीजें गलत होती हैं और हमें लगता है मार्क्स कहाँ गए। बीपीटी में क्या कहा जाएगा, साइड्स ना, अगर एक साइड आ गई है ना हमारे पास, जैसे एबीसी हमने लिख दिया और यहाँ पर हमारे पास बीई है, तो बीपीटी ना, एक अगर ट्रायंगल की साइड बन गई है ना, तो दूसरा उसका पार्ट है। ये दूसरा पार्ट ट्रायंगल में नहीं आता, बीई किसी भी। बीपीटी कहती है पार्ट्स ऑफ टू साइड्स रेशियो। ट्रायंगल क्या कहता है कि एडीई सिमिलर टू एबीसी, बात वही है, पर आपकी एनसीईआरटी स्पेसिफिकली वो रेशियो मेंशन नहीं करती। देयर इज अनदर बोर्ड आईसीएसई जो स्पेसिफिकली कहता है कि ये रेशियो मतलब एडी अपॉन बीपीटी को वो एक्सटेंड कर लेते हैं। और वी कैन ऑल्सो से, जैसे एग्जियम्स नहीं होते वैसा, उसने मान लिया हुआ है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने नहीं माना है। आपकी एनसीईआरटी ने कहा है ऐड वन ऑन बोथ साइड, उसके बाद प्रूव करो। समझ में आ गई बात है? तो इसलिए अगर आप ये चीज लिखते हो, अगर आप इस चीज को यूज कर रहे हो तो ये डायरेक्ट बीपीटी है। अगर ये लिख रहे हो तो इसको सिमिलैरिटी के साथ लिंक कर लेना, इसको बीपीटी में मत लेके जाना। समझ में आ गई बात? बीपीटी में ऐड वन करना, क्योंकि पता नहीं चलता कब नंबर आधा नंबर या एक नंबर कट जाएगा इसको। समझ में आ गई बात? इतनी डिफिकल्टी वाली चीज कोई ऐसी नहीं आएगी कि हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाए। कोशिश करना ऐड वन, कैसे ऐड वन करना है आप इसको करके देख लो कि एडी प्लस बीडी में नीचे बीडी रह गया, मुझे बीडी नहीं चाहिए, मुझे एडी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, बीडी अपॉन एडी प्लस वन इज इक्वल टू ईसी अपॉन एई प्लस वन, सो दैट एडी स्टेज। तो जो वैल्यू जो लाइन सेगमेंट हमें चाहिए होती है उसको भी कीप इट इन द डिनोमिनेटर। रट्टा मार लो इस चीज को, चाहे इस लाइन को लिख लो, द वैल्यू द रेशियो दैट वी नीड, एडी चाहिए तो उसको रख लो इन द डिनोमिनेटर, कल बीडी चाहिए होगी तो उसको हम रखेंगे डिनोमिनेटर में, एड वन ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, राइट। चलो अब आते हैं जो मैंने स्टार्ट किया था, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। ठीक है, लिख लो इसको, ट्रायंगल एबीसी इन विच एंगल बी इज 90 डिग्री। ये कोई थ्योरम नहीं है, पर स्पेसिफिकली मेंशन भी नहीं किया हुआ, लेकिन अगर इसका एक क्वेश्चन आ गया तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि कैसे आ गया। ठीक है, और अगर ये चीज पता हो तो काफी चीजें आपकी इजी हो जाती हैं। और इसमें हमने ड्रॉ किया है DD परपेंडिकुलर टू AC, मतलब हाइपोटेन्यूज को आई हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर। तो इसमें ना 3 राइट ट्रायंगल्स बन जाते हैं और ये तीनों ही आपस में सिमिलर होते हैं। एक छोटे वाला ट्रायंगल बड़े वाले को, दूसरा छोटे वाला ट्रायंगल बड़े को, और ये आपस में तीनों, आपस में दोनों। समझ में आ गई बात है? अब इसको प्रूव कैसे करना होता है, अगर इसको प्रूव करना हो कि ये कैसे सिमिलर है, देखो आप दो बड़े वालों छोटे को बड़े के साथ तो प्रूव कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर, एंगल ए लिया और एक 90 डिग्री लिया, तो बड़े वाले में भी ट्रायंगल ए होगा और यहाँ पर राइट एंगल कौन सा हो जाएगा, बी। ट्रायंगल एडीबी एक कॉमन हो गया और एक 90 डिग्री हो गया, तीसरा तो फिट हो ही जाएगा, सिमिलर हो गया। ऐसे ही दूसरा वाला, देखो मैं नाम तो एबीसी लिखूंगी बड़े वाले का। अब मुझे बताओ एंगल कौन सा इनमें कॉमन आएगा, अगर दूसरे वाले बीडीसी को लेना है, इस वाले में सी के साथ सी मैच करना चाहिए, तो जहां सी लिखा है वहां पे आई राइट सी। बी के साथ कौन सा मैच करेगा, डी, और कौन सा बचा, या तो हम ये प्रूव करते हैं कि ये कॉमन है, 90 है, दोनों ट्रायंगल सेम ट्रायंगल्स को सिमिलर है, यूक्लिड जो 9th में पढ़ा होगा, तो उसको हम यहाँ पर भी एक्सटेंड कर लेते हैं कि अगर ये दोनों सिमिलर है, सिमिलर होने का मतलब इनके एंगल सेम है। मैं कह रही हूँ इसके एंगल्स तीनों सेम है एबीसी के, जो ए की वैल्यू है वही बी की वैल्यू है, और जो ए की वैल्यू है वही ए की वैल्यू यहाँ पर है, तो इसका मतलब एडीबी इज सिमिलर टू बीडीसी। 2 स्टेप्स में, 3 स्टेप्स में प्रूव किया, इन दोनों को बड़े से सिमिलर प्रूव करके दोनों छोटों को आपस में सिमिलर कर दिया। अब मुझे अगर इन दोनों को आपस में ही सिमिलर करना है, ठीक है, इसके रिजल्ट पता कहाँ यूज होते हैं, जब आप इनकी साइड्स लोगे तो उससे क्या आता है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD। जैसे यहाँ पर अगर सिमिलैरिटी ले ली ना इसकी, अब वही लिखो, साइड्स कॉरेस्पॉन्डेंस लिखो,
AD अपॉन AB इज इक्वल टू AB अपॉन AC। दो जो मेरे को चाहिए थी मैंने वो लिखी, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा AD इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक होगी बात ये? तो आप BC वाले के साथ बता सकते हो क्या होगा अगर हम थोड़ा सा ध्यान से चलते हैं कि कैसे सिमेट्रिकल चल रहा है। BC स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AB स्क्वायर था AD और पूरा हाइपोटेन्यूज AC, तो BC स्क्वायर में क्या आ जाएगा? CD और पूरा हाइपोटेन्यूज AC। समझ में आ गया? BC स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू AC। सिमेट्री समझ में आई? एक वर्टेक्स सेम चाहिए हाइपोटेन्यूज के साथ और पूरा हाइपोटेन्यूज। ठीक होगी बात ये? अब जब हम इन दोनों को आपस में सिमिलर प्रूव करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू CD। अब साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी लोगे ना 1 to 1, आपके पास ये आ जाए। समझ में आ गया? अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है हाउ विल यू प्रूव दीज टू सिमिलर इन वन स्टेप। ये दो छोटे को ना हमने आपस में सिमिलर प्रूव करना है एक ही स्टेप में। ठीक है, तो इसका जो रूल होता है प्रूव करने का वो क्या है? थोड़ा सा स्मार्ट से चलना, वैसे मैं आपको उसका पूरा लिखवा भी दूंगी बट आपको थोड़ा स्मार्टली चलना है। आपका ये एंगल जो है ना, एक ट्रायंगल ABD है, दोनों में 90 तो है ही अपने पास। तो जो ये ट्रायंगल होता है ना, वो दूसरे वाले ट्रायंगल का मेन ट्रायंगल के एंगल को छोड़ दो। A और C तो मेन ट्रायंगल के एंगल भी है, इनको छोड़ दो। तो ये जो मेन एंगल है ना, जो तीसरा सब एंगल होगा उसके इक्वल होगा। समझ में आ गई बात ये? तो इसको मैं कैसे प्रूव करती हूँ? लेट मी टेक दिस एज एंगल 1 एंगल 2। समझ में आ गया? तो कैन आई से एंगल A प्लस एंगल 1 इज 90 डिग्री and similarly angle C plus angle 2 is 90 degree and also I know angle A plus angle C is 90 degree। ठीक है, अब आप इन दोनों को इक्वेट कर दो। एंगल 1 एंगल C के इक्वल आ गया और इन दोनों को इक्वेट कर दो तो एंगल A एंगल 2 के इक्वल आ गया। ये एंगल इसके इक्वल हो गया, 90 तो अपने पास है ही है। ट्रायंगल छोटे वाले आपस में सिमिलर हो गए, इस चीज को याद कर लो। आपसे पहले दो क्लासेस जो थी ना उनको ये चीज याद करने में मुश्किल नहीं आती थी बिकॉज दे हैड द प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो आपके एग्जांपल नंबर 3 जो है ना सर्कल्स का, वो इस रूल के साथ सिमिलैरिटी रूल अगर आप समझ जाते हो ट्रायंगल्स का, तो इस चीज की वजह से वो एक स्टेप का आंसर हो जाता है। जो हम पाइथागोरस 2-3 लगाते हैं ना, वो 1 स्टेप में आंसर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये स्पेसिफिकली अलग से क्वेश्चन आ सकता है आपको। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है, अब इसमें ही एक और क्वेश्चन है, एक और थ्योरम हुआ करती थी पहले, पर उसका क्वेश्चन आई हैव सीन इन 1 or 2 पेपर्स। उसको बोलते हैं बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, लिखो, ये है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आपको ये थ्योरम नहीं आएगी पर ये क्वेश्चन प्रूव करने का आ सकता है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन क्या होगी वो हम बताते हैं। पहले तो ये है क्या, ये कहता क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में ना एक एंगल को बाइसेक्ट कर लो। यूजुअली एंगल ए को बनाने, उसने ना जो बनाए प्रूव किया हुआ है एंगल ए को बाइसेक्ट करके किया हुआ है कि हमने AD ड्रॉ किया है, क्या है वो? एंगल बाइसेक्टर। AD is the angle bisector। AD bisect एंगल BAC। तो कहते हैं जब भी हम किसी ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है? टू प्रूव क्या है इसमें? AB अपॉन AC। ABAC क्या है उस एंगल की? साइड, आर्म्स। ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा वो एंगल बाइसेक्टर कहां जाके टकराया? तीसरी साइड को। तीसरी साइड को उसने दो हिस्सों में डिवाइड किया है ना। कौन से है वो दो हिस्से? BD एंड CD। थोड़ी सिमेट्री चलती है तो AB के साथ ये दो हिस्से हमने लिखने हैं। तो AB के साथ न्यूमरेटर में कौन सा आएगा? जिसका वर्टेक्स कॉमन है, तो कुछ भी लिख लो तो वही आता है जिसका वर्टेक्स कॉमन होता है। इतनी सिमेट्री चल गई। AC के साथ वो पार्ट आएगा जिसकी सिमेट्री हमारे पास, जिसके साथ उसका वर्टेक्स कॉमन है AC के साथ। समझ में आ गया? ऐसे BPT में भी करते हैं ना, हमने अगर एक पार्ट लिया है तो उसके सामने वाला पार्ट लेते हैं।
राइट। एक वर्टेक्स, दोनों में से रेशो में एक वर्टेक्स कॉमन होगा, वो आमने सामने होते हैं न्यूमरेटर्स में या डिनोमिनेटर्स में। इतना क्लियर है? इसको प्रूव कैसे करना है, ये एज अ 2 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। या इसका कन्वर्स भी क्या होगा, देखो हमें यूज करनी है बीपीटी। बीपीटी में फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, ट्राइंगल में क्या होनी चाहिए, पैरेलल लाइन। तो मैं यहाँ पे पैरेलली ड्रॉ करूंगी। वो कैसे ड्रॉ होती है, ड्रॉ सीई पैरेलल टू एडी, ठीक है। तो यहाँ सी से ना, फ्रॉम सी एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो पैरेलल हो एडी को, और आगे जाके ना ए बी प्रोड्यूस को मिल जाए, कि ए बी को प्रोड्यूस करे तो वो जाकर ई पर इंटरसेक्ट करे। तो बी ए ई आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। सीई कहां पर मिलेगी, बीई, ड्रॉ सीई पैरेलल टू एडी इंटरसेक्टिंग ए बी प्रोड्यूस्ड एट, क्लियर हो गया इतना, समझ में आ गई यहां तक बात हमें, ठीक है ना। अब प्रूव करना और भी आसान है इसको। मैंने इसको ना दो एंगल्स को, एंगल 1 और 2 ले लिया। एंगल 1 और 2 में आपस में क्या रिलेशन है, बाइसेक्टर है। और इसको ले लिया एंगल 3, इसको ले लिया एंगल 4, ठीक है। अब थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, थोड़ा इसको अपने आप से आपने बड़ा करके लिख लेना है। पहली बात तो एंगल 1 एंगल 2 आपको आपने रीजन लिख दिया प्रूफ में, बिकॉज बाइसेक्टर है। नाउ कैन आई से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, क्यों, पैरेलल लाइंस की वजह से, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आ गया। और फिर मैं कह रही हूँ एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है, ये क्यों इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ में आ गई बात ये। तो यहां से मेरे पास क्लियर हो गया, एंगल 1 एंगल 2 तो आपस में इक्वल है, तो एंगल 3 भी किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के। एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। और अब ये पूरा लिखना होता है AE इज इक्वल टू AC आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैं कह रही थी बीपीटी यूज होगी, बीपीटी तो मैंने कहीं यूज नहीं की। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, BEC। समझ में आ गई बात, यहां तक हमने अभी तक एंगल्स इक्वल किए। और फिर मैं ट्रायंगल लूंगी BEC। BEC में AD पैरेलल टू EC है, तो BA अपॉन AE इज इक्वल टू BD अपॉन CD। और ये AE मुझे नहीं चाहिए, मेरे प्रूफ में मेरे पास सब कुछ आ गया, बस ये AC है, यहाँ पर AE है। उसके लिए मैंने क्या किया था, AE को AC के इक्वल किया था, तो यहाँ पर आई विल रिप्लेस इट विद, समझ में आ गया। ये 2 मार्क्स में प्रूफ आ सकता है, पेपर में आया हुआ DPS से। इतना क्लियर हो गया। अभी इसलिए इतना ही याद करो, सर्कल्स में मेन आपका, सॉरी इन ट्रायंगल्स मेन यू हैव बीपीटी थ्योरम, देन यू हैव पाइथागोरस के, अगर वो आएगा, मेन तो बीपीटी है जिसका प्रूफ आएगा, पर ये सब क्वेश्चंस में आ सकते हैं हमारे पास। इसमें आपको दिया होगा इन ट्रायंगल एबीसी एडी, पिछले वाले में ना ये आपको कहा जाता है प्रूव दैट बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी इंटू सीडी, ये प्रूव कहा जाता है। या फिर कहा जाता है प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC। या फिर इसका क्वेश्चन ये भी है, प्रूव दैट AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज AD इंटू C, क्योंकि हमारे पास आ जाएगा BC स्क्वायर इज CD इंटू AC। तो इन दोनों को डिवाइड करके भी एक क्वेश्चन बना हुआ है। कौन सा वाला, देख जो आप पे डिपेंड करता है, अगर तुम डायरेक्टली इन दोनों को प्रूव कर सकते हो। देख अगर AB स्क्वायर की बात हो रही है तो मुझे AB ट्रायंगल लेना पड़ेगा, छोटा ट्रायंगल और बड़े वाला, ठीक है। अगर BC स्क्वायर की बात हो रही है तो मुझे छोटा ट्रायंगल और बड़े वाला। अगर ये BD स्क्वायर की बात हो रही है तो मुझे दो छोटे वाले। समझ में आ गई बात ये। तो दैट डिपेंड्स क्वेश्चन में दिया क्या होगा। क्लियर हो गया। मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, आज से 2 साल पहले ये प्रॉब्लम नहीं आती थी, बिकॉज हमें पाइथागोरस प्रूफ होता था। तो अगर ये क्वेश्चन आते थे, सब पार्ट्स उसके बन के आते थे, तो एवरीवन न्यू कि हमें करना कैसे है,
ठीक है, अब क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम ही नहीं है तो फिर ये चीज हम स्किप कर देते हैं, बट हाँ क्वेश्चंस में सैम्पल पेपर्स में आई हैव सीन दीस क्वेश्चन। अब ना इसके मेन क्वेश्चंस तो मैं करवाती हूँ पहले मैम इसमें सर्कल्स हमने की। बोलो बोलो यार। मैम हमने इसमें टू प्रूफ क्यों ए बी बाई ए सी ली है? ये दिया होता है क्वेश्चन में, कौन सा एबी बाई इसीलिए है किसमें? ये बेटा थ्योरम जो है। हमने ये नीचे वाला। ये गिवन, ये प्रूव करना होता है, टू प्रूव है ये कि ऐसे एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, देन प्रूव ओके मैम। दिस। ये प्रूव करना होता है। या फिर आपको ये रेशियो दी होती है, आपको प्रूव करना है एडी इज द एंगल बाइसेक्टर, इसका कन्वर्ट किसे कहते हैं। ठीक है, अभी इस पे कॉन्सेंट्रेट ओके करो, मैम। नेक्स्ट क्लास में मैं एडी बाइसेक्टर वाला कन्वर्ट करवा दूंगी। अभी आते हैं हमें जो करना है चैप्टर सर्कल्स। इसमें भी तीन थ्योरम्स है, एक तो बहुत इजी है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, वो प्रूव करना। अब पहला है, सबसे पहला जो प्रूफ है वो है रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको मैं लिखवाऊंगी अभी, इसको प्लीज ऐसे ही रट्टा मार के जाना पेपर से एक दिन पहले, 2 दिन पहले, इसको 2 बार ही लिख लेना, 3 बार लिख लेना, अगर पेपर में 2 नंबर में आता है तो यू नो व्हाट टू राइट। समझ में आ गया ये? दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी एक बारी किसी सैंपल पेपर में एक बार हमें दिख गई थी, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसको लिखो, इन अ सर्कल हमारे पास है गिवन, सर्कल विद सेंटर ओ, गिवन ये है। ठीक है, लेट मी टेक ए बी इज टेंजेंट एट पॉइंट पी, पी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओपी इज जॉइंट, ओपी इज द रेडियस, ओपी रेडियस, अ सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी इज टेंजेंट एट पी। और एक सैंपल पेपर जो मैंने आपको दिया भी है अभी टेस्ट, उसमें ये 5 मार्क्स में था, तो उसको 5 मार्क्स इतना हमें वर्थ भी देनी है, उतनी इज्जत भी देनी है कि 5 मार्क्स का बने। तो क्या क्या लिखोगे, सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी इज टेंजेंट एट पी, पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ओ पी इज इक्वल टू रेडियस। प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, इसको हम करते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। हम कुछ और सपोज करके अपनी बात को गलत कहेंगे कि नहीं हम गलत बोल रहे थे और ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि वही बात सही है जो आप कह रहे हो। ठीक है, जिससे कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, कि हम इसको डायरेक्टली कोई कंस्ट्रक्शन से प्रूव नहीं कर सकते, या तो कंस्ट्रक्ट करो एक्चुअल नंबर लेकर, एक्चुअल्स लेकर, या फिर हम इसको किसी और वे में कि मान ले कुछ और भी इसकी तरह एग्जिस्ट करता है उसकी तरह प्रूव करें। तो हम लेंगे प्रूफ, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमने कह चुके हैं टेंजेंट और सर्कल का सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, और एक पॉइंट पर आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पर कोई और टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती। सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट पर एक एक टेंजेंट होगी, है ना, राइट। तो प्रूफ में हमने लिख लिया, लेट क्यू बी एनी पॉइंट ऑन ए बी अदर देन पी, कि पी के अलावा क्यू एक ऐसा पॉइंट है और कहां पर है वो, ए बी पर। ठीक है, बात समझ में आ गई, ए बी के अलावा पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है। अब वो कहीं भी ड्रॉ कर लो, यहाँ क्यों ड्रॉ किया है वो मेरी मर्जी, आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, आप कहीं भी, इसको पास में क्यों किया दूर कर लो, जहां मर्जी कर लो, बट इट शुड बी अ पॉइंट अदर देन पी एंड इट शुड बी विजिबल। यहाँ नहीं इसको यहाँ ले लिया, जो मैंने यहाँ ले लिया मेरी मर्जी है। ठीक हो गया, और मैंने कर लिया ज्वाइन ओ क्यू, और फिर बंद कर दो, ज्वाइन ओ क्यू। और यहाँ पर जो ये पॉइंट मैंने लिया, लेट इट बी आर। ठीक है, इसको मैंने आर नेम दे दिया। ठीक है, तो अब मैं लिख रही हूँ ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर प्लस आर क्यू, जो मेरे पास विजिबल है, क्योंकि ओ क्यू इज पॉइंट अदर देन पी, सर्कल पे नहीं है, सर्कल से बाहर है। समझ में आ गया, तो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर प्लस आर क्यू, एंड आर इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, therefore ओ आर इज इक्वल टू ओ पी, क्या हो गया, रेडियस।
क्लियर हो गया? तो यहां से मैं कह सकती हूँ ओ क्यू इज इक्वल टू ओपी प्लस आर क्यू, और यहीं से आई कैन से, क्योंकि ओ क्यू लाने के लिए मुझे रेडियस से एक नंबर ऐड करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी, वो रेडियस से बड़ा है, ओ क्यू जो है वो रेडियस से बड़ा है। ठीक है, राइट? अब हम क्या लिखते हैं कि ये जो बड़ा होने का सिस्टम है, लिखो दिस विल हैपन एट all the points on AB other than P. ठीक है, तो मैंने कहा कि ये हर बार होगा जब भी AB पे पॉइंट लेंगे, OQ जो है, Q कहीं भी मूव करना शुरू कर दो, लेट मी मूव इट हियर, लेट मी मूव इट क्लोजर, कि जब तक Q जो है वो P से कोइंसाइड नहीं कर जाएगा तब तक वो हमेशा P से बड़ा रहेगा, वो OP से रेडियस से बड़ा रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लिखेंगे दिस मीन्स दैट OP is the shortest distance between center and the tangent, और हमें और पता है also perpendicular is the shortest distance। सड़क क्रॉस करते हो तो हम सीधा भागते हैं, कभी भी उसको टेढ़ा भागने के लिए आपको कोई रिकमेंड नहीं करता। सड़क क्रॉस करनी हो तो कोई कहेगा टेढ़ा भागो, whatever we say cross in a straight line, हाँ perpendicular रन करते हो, by instinct यही होता है। समझ में आ गया? तो perpendicular is the shortest distance, that is why, right? So if perpendicular is the shortest distance, therefore it means OP is perpendicular to AB at point P. OP is perpendicular to AB at point P. इसको as it is रट्टा मार के वहां पर चिपका कर आना है अगर ये थ्योरम आ गई। ठीक है, इसके बाद आपके पास है नेक्स्ट थ्योरम, ये क्लियर होगी सारी। प्रूव दैट टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। लिखो इसको भी, और इसमें एक दो प्रूफ और है। ठीक है, टेंजेंट्स फ्रॉम, नेक्स्ट थ्योरम जो इसमें है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो सर्कल टेंजेंट्स ड्रॉ की हमने ए बी पर, एक्सटर्नल पॉइंट P, O इज द सेंटर, गिवन अ सर्कल विद सेंटर O, फ्रॉम P टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, जो कि है AP एंड BP. So A is the point of contact, B is the point of contact. To prove हमारे पास है AP equal to BP। मैं पता क्यों करवा रही हूँ ये कहने के बाद भी, बहुत इजी है। कंस्ट्रक्शन हम क्या कर देंगे, ज्वाइन OA एंड OB, रेडियस दोनों ज्वाइन कर, और क्या करेंगे साथ में OB। प्रूफ क्या आएगा बताओ? किस किस रूल से कॉन्ग्रुएंट होगा? समझ में आ गया? आई हैव हैड पीपल, आई हैव हैड स्टूडेंट्स जो प्रूव कर देते हैं कि हमने एपी और बीपी को भी इक्वल लिख दिया, और ऐसे ऐसे या जो भी ए ऐसे ऐसे प्रूव कर देंगे और कहेंगे हेंस एपी इक्वल टू बीपी। बहुत इजी है और बहुत माइनर सी मिस्टेक है। हमने पहले तो इनको 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ लिखना है, एंगल पी, ट्राइंगल पीएओ एंड ट्राइंगल पीबीओ। AO is equal to BO radii, OP is equal to OP कॉमन, और फिर ऐसे रूल लिख देंगे, AAS लिख देंगे। ठीक है, और फिर हमारे पास आता है एंगल OAP is equal to एंगल OBP
90 डिग्री ईच लिखोगे और रीजन लिखोगे। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या हो गया? रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और फिर हम लिखेंगे ट्रायंगल PAO congruent to triangle PBO by RHS and hence AP is equal to BP proved, right? ठीक है, AP इक्वल टू BP, उसके साथ क्या लिखना है हमने? CPC। वो लिखना पड़ेगा मुझे, मैं कह तो रही हूँ यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो ऊपर लिखो पहले, प्रूफ से पहले यहाँ लिख दो, ठीक है? या फिर यहाँ पर भी लिखोगे each 90 as radius and tangent are perpendicular at the point of contact, यहाँ पे लिखना है। क्लियर हो गया? ये दो थ्योरम्स हैं। अब इसके बाद आपका एक इसमें है जो थ्योरम की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट tangents drawn at the end point of diameter of the circle are parallel. Prove that tangents drawn, क्वेश्चन नंबर 4 है, at the end of a diameter are parallel. एक डायमीटर ड्रॉ की हमने, लेट इट बी AB। डायमीटर है तो सेंटर से पास करेगी, और A पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की है, उसको मैंने नेम दे दिया PQ, और B पर एक टेंजेंट ड्रॉ की है, उसको मैंने नेम दे दिया RS। ठीक है, टू प्रूव हमें करना है PQ is parallel to RS। अच्छा, कैसे प्रूव करेंगे? इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट प्रूफ होगा। 90 डिग्री एंगल है, हमें पता है, हमें यहाँ पर इसको 90 ले लिया, ठीक है? ऑल्टरनेट इंटीरियर अगर ये ले रहे हो तो क्या हो जाएंगे? को इंटीरियर एंगल्स। समझ में आ गया? लिख लोगे इसको, इजी है ना, राइट? अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें है हमारे पास अब मुश्किल, इसको लिखना ही मुश्किल है, जिसमें लिखा है प्रूव दैट perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। ठीक है, इसका मतलब क्या है? पहली बात तो इसका मतलब ये है कि आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, इसमें एक टेंजेंट ड्रॉ की, सेंटर कहाँ है मुझे नहीं पता, ठीक है? या लगा लेते हैं, चलो सेंटर हमारे पास विजिबल है O। यहाँ पर AB is the tangent, R is the point of contact। लेट मी से क्योंकि हम लोग P लेते आ रहे हैं ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चलो, P is the point of contact। कहते हैं आपने ना P पे 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया, किसी पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना आता है ना हमें, वो आर्क के साथ हमने कंपास के साथ आर्क ड्रॉ की। कहते हैं जब इस 90 डिग्री एंगल को हम आगे एक्सटेंड करते हैं इसकी रे को, तो वो सेंटर से पास करे। मैंने आपको ये नहीं कहा O और P को ज्वाइन कर दो, मैंने कहा P पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, उसको जब एक्सटेंड किया ना तो वो सेंटर से पास करता है। हमें ये प्रूव करना है। समझ में आ गई बात है? ठीक है, तो मुझे ये पता है कि हमने एंगल जो किया है ना OPB वो 90 डिग्री। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि अगर मैंने P पर परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किया, दैट परपेंडिकुलर विल पास थ्रू द सेंटर, और एंगल OPB इज 90। ये गिवन है, ठीक है? दिस लाइन OP जो है, O इज द सेंटर, हमें ये प्रूव करना है, राइट? चलो नेक्स्ट लिखो अब इसमें, गिवन अ सर्कल विथ
a circle with center O, AB is tangent at P. ठीक है, to prove perpendicular at P passes through O. प्रूफ में लिखो, let Q be any point other than O such that angle QPB is 90 degree. तो हमने अब ये कहा कि मैंने इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया, तो वो सेंटर से पास नहीं करता है, वो किसी और पॉइंट से पास करता है। उस पॉइंट को मैंने ले लिया Q. Let Q be any point other than O such that angle QPB is 90 degree. क्लियर हो गया? आप उसे कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पर ड्रॉ करो, यहाँ पे ड्रॉ करो, मैंने इस तरफ लिया, राइट। अब आपने लिखा है एंगल QPB is 90 डिग्री एंड क्लियरली आई नो दैट QPB जो है वो दो एंगल से मिलकर बन रहा है, एंगल QPO प्लस एंगल OPB इज इक्वल टू 90। और क्योंकि मैं पहले थ्योरम प्रूव कर चुकी हूँ, कौन सी वाली, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओपी तो रेडियस है, ओ को सेंटर हमने लिया है, ओपी तो रेडियस है, पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ऑल्सो वी नो ओपी इज परपेंडिकुलर टू AB, क्योंकि आप लिखोगे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, therefore angle OPB is 90 डिग्री। समझ में आ गया? अब ये एंगल OPB 90 है, QPO प्लस 90 इज इक्वल टू 90। एंगल QPO किसके इक्वल आ गया, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉइंट्स Q and O coincide, therefore it means points Q and O coincide। और जो पहले आपके क्वेश्चन वाली लाइन है, सेम टू सेम आप ऐसे ही चिपका दोगे। पॉइंट्स Q and O coincide, समझ में आ गया? therefore points Q and O coincide or the perpendicular at the point of contact to tangent passes through the center। इसको लिख आना, आधा नंबर कट जाएगा प्रॉपरली, या फिर hence proved ही लिखते हो ना, तो hence proved में भी लिख दो, hence proved that the perpendicular drawn, आधा नंबर है ये आपका, पूरा लिख कर आना इसको। समझ में आ गया ये? coincide यहाँ पर, और OP is perpendicular to AB at point। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अब इसी में ना एक और प्रूफ आता है, ये एक बार कॉन्वेंट के पेपर में आया था, एक बार नहीं है, पिछले साल ही ना, उनके प्री बोर्ड्स में था, इसे लिख लो। प्रूव दैट, prove that the line segment joining the points of contact of two parallel tangents passes through the center। ये एक और थ्योरम है,
ठीक है, सर्कल्स की। इसका मतलब है कि मैंने सर्कल लिया, बनाया विद सेंटर O, एक टेंजेंट ड्रॉ की है AB एट पॉइंट, टेंजेंट एट P है, और दूसरी टेंजेंट ड्रॉ की है CD एट पॉइंट Q, सच दैट AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, तो गिवन क्या है, अ सर्कल विद सेंटर O, AB is parallel to CD. To prove POQ is a straight line. अगर हमने P और Q को ज्वाइन किया, it passes through O, right? और POQ is a straight line. Construction लिखो, draw from O, draw at O, draw O R है ना, आ गया, ठीक, OR parallel to AB। ये कोई एक लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ की है, यहां से हमने फ्रॉम O ड्रॉ अ लाइन L पैरेलल टू AB। At O, draw line L parallel to AB। ठीक है, और पीओ क्यू तो हमने ड्रॉ किया ही हुआ कि पासेस थ्रू सेंटर, ये स्ट्रेट लाइन है, ये हमें प्रूव कर। इसका मतलब ये है कि जब आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, उसमें सेंटर लिया O, एक पॉइंट P यहाँ पर है, एक Q है, ऐसा नहीं बन रहा सिस्टम। इन पर जो एंगल है वो 180 डिग्री है, इट इज नॉट लेस देन 180 और नॉट मोर देन 180। बात समझ में आई है? अब इसमें आप कंस्ट्रक्शन लिख लिया है, अब नेक्स्ट लिखोगे प्रूफ। एंगल OPB कितना है? 90। एंड एंगल OQD क्यों 90 है? हो गए, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अच्छा फिर मैं लिख रही हूँ AB इज पैरेलल टू L, AB इज पैरेलल टू CD, therefore AB is parallel to CD is parallel to L। ये आ गया? ठीक है, अगर आपने ये एंगल 90 लिया, ये एंगल 90 लिया, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस एंगल? 90 होगा ना, तो आप यहाँ पे लिख दोगे, अगर मैं इसको एंगल 1 ले रही हूँ, एंगल OPB प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स, और लिखना है कौन सी लाइंस पैरेलल ले रहे हो, कौन सी ट्रांसवर्सल है। therefore एंगल 1 इज 90। सिमिलरली एंगल 2, यहाँ पे मैंने इसको एंगल 2 लिखा, एंगल 2 इज ऑल्सो 90। ठीक है, मतलब मैं ले रही हूँ एंगल POR इज 90, एंगल QR इज 90। क्लियर हो गया? एंगल POR is 90, एंगल QOR is also 90। अब इन दोनों को ऐड कर दो, एंगल POR प्लस एंगल QOR is 90 प्लस 90, और ये आ जाएगा एंगल POQ is 180 डिग्री। तो किसी एंगल के 180 डिग्री का होने का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, और POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। और यही प्रूव कर रहे थे कि when you join the points of contact of two parallel tangents, it passes through the center। इतना क्लियर हो गया?